सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोकसभा के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। जितने सारे फैक्ट्स या क्वेश्चन बन सकते हैं लोकसभा से, इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इस वीडियो के में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। इसके बाहर आपको कोई भी चीज़ पढ़ने की लोकसभा के लिए आवश्यकता नहीं होगी, इस बात का मैं दावा करता हूं। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को और नोट डाउन कर सकें तो नोट डाउन कर लें। तो चलिए आज की पॉइंट को समझते हैं, लोकसभा के बारे में जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जानते हैं लोकसभा को। सबसे पहला पॉइंट है कि लोकसभा की जो संरचना है, अर्थात लोकसभा के बारे में जो सबसे पहले हमारे संविधान में चर्चा है वो आर्टिकल 81 में है। तो आर्टिकल 81 को आप लोकसभा से याद रखेंगे कि आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में सबसे पहले वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। मैंने राज्यसभा की वीडियो पहले अपलोड किया है, वो आप अगर नहीं देखें तो जाके देखें। उसमें मैंने बताया है कि राज्यसभा उच्च सदन होता है और अस्थाई सदन होता है, लेकिन लोकसभा जो है वह संसद का प्रथम या फिर निम्न सदन होता है और अस्थाई होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अर्थात लोकसभा के एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं जो प्रथम सत्र में ही बन जाते हैं, और यह बात आर्टिकल 93 के अंतर्गत बताया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। जब संविधान हमारा बना था, बन के लागू हुआ था, तो उसमें जो है 500 लोकसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह 552 कर दी गई है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। कितना हो गया है? अधिकतम सदस्य लोकसभा में 552 हो सकते हैं। यह संविधान में अब लिखित हो चुकी है। अगला पॉइंट जानते हैं हम लोग लोकसभा के बारे में। यह भी अच्छा पॉइंट है और इसे आप जरूर समझें कि लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। अर्थात 530 सदस्य जो मैक्सिमम है वो सभी राज्यों से मिला के लिए जाएंगे और 20 सदस्य जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों से मैक्सिमम लिए जा सकते हैं। यह संविधान में लिखा हुआ है। एवं राष्ट्रपति जो है वह आंग्ल भारतीय वर्ग समूह के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, 2 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 सदस्य हैं। अब आपको पॉइंट समझना है, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट समझना है वो देखिए। मैक्सिमम लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछे तो आप 552 आंसर करेंगे। अगर मैक्सिमम राज्यों से पूछे तो 530 करेंगे। अगर मैक्सिमम केंद्र शासित प्रदेश से करे तो आप जो है 20 करेंगे। और लेकिन अगर वर्तमान में पूछे लोकसभा के सदस्यों की संख्या तो 545 करेंगे। कितने राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य को चुन सकते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्य को? तो 2 आप आंसर करेंगे। तो ये सभी बातों को में आप कंफ्यूज ना हो के इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन सदस्यों में से 530 सदस्य 28 राज्यों से या फिर 29 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। यह आर्टिकल 331 में बताया गया है। अगला पॉइंट हम लोकसभा के बारे में जानते हैं कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व की गई है। जी हाँ, अगर आपसे पूछे कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट है तो आप 84 याद रखेंगे और अनुसूचित जनजाति के लिए 47, ये आप याद रखेंगे। यह आर्टिकल 330 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वां संविधान संशोधन विधेयक जो 2001 में जो है वो पारित हुआ था, उसके अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। अर्थात अभी तक जो मैंने आपको सीट बताया कि किनको जो है कितना सीट है, मैक्सिमम कितने सदस्य रह सकते हैं, ये सभी चीज़ें 2026 तक यथावत रहेगी, बदलेगी नहीं। उसके बाद हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जी हाँ, लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, इलेक्शन जो होता है, वो हम लोग वोटिंग करते हैं सब मिलके,
और उसमें जो है मताधिकार 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा से शुरू हो जाती है, वो लोग वोट डाल सकते हैं। ये पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ज़रूर पूछता है कि आज कितने वर्ष तक चलती रहेगी, तो 2026 तक चलती रहेगी और किस संविधान संशोधन 84वां संशोधन के द्वारा यह कानून बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि 61वें संविधान संशोधन, यह कई बार एग्जाम में आता है कि 61वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया। अर्थात 68वें संविधान संशोधन के जो हुआ था आपको 1989 में, इसी में आपको 18 वर्ष के आयु को जो है मताधिकार प्राप्त किया गया। पहले यह दूसरी एज को मिलता था 21 वर्ष को। अगला पॉइंट देखिए कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान है या फिर प्रावधान किया गया है। यह आर्टिकल 332 में है। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए किया गया था। देखिए बहुत अच्छी पॉइंट है ये, आप आरक्षण के बारे में समझिए। इस बात में, इस पॉइंट से आप आरक्षण के बारे में समझ सकते हैं बढ़िया से कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 330 और 332 के अंतर्गत 10 वर्षों के लिए किया गया था। जी हाँ, शुरू में जब संविधान बना था तो आरक्षण 10 वर्षों के लिए ही जो है प्रावधान किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाता जाता रहा और यह 10-10 वर्ष के लिए जो है आगे बढ़ता गया। वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2009 में, उसके द्वारा आर्टिकल 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब यह 2020 तक कायम रहेगा जो यह आरक्षण वाली बातें जो है। अब उसके बाद फिर से हो सकता है इसमें बढ़ाया जाए या इसे खत्म किया जाए, इस पर सरकार विचार करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा का जो क्षेत्र है वह बाहरी दिल्ली का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा का क्षेत्र बाहरी दिल्ली का क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सबसे कम मतदाता वाला जो लोकसभा का क्षेत्र है, यह सब एग्जाम में आता है इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। सबसे कम मतदाता वाला जो लोकसभा का क्षेत्र है वह लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा लोकसभा का क्षेत्र है वह है लद्दाख, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा का क्षेत्र है वह चांदनी चौक दिल्ली, जो सिर्फ 10.59 किलोमीटर का है। और नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्य के लिए जो अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, अगर जो कोई लोकसभा का सदस्य होना चाहता है तो उसके लिए क्या उसकी योग्यता होती है। इस वीडियो जो है अब हम इस वीडियो में आगे ये जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। लोकसभा के सदस्य के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि वह जो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक नहीं हो। तो आपको एग्जाम में आता है कि लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा तो 25 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर न हो, अर्थात वो किसी जॉब पे नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह पागल व दिवालिया न हो। वह सदस्य जो होना चाहता है वह पागल और दिवालिया न हो। इस तरह से आप समझ लेंगे। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि हम आपको आगे बताने वाले हैं कि किस क्षेत्र में कितना लोकसभा की सीटें हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूर आप लोग देखे होंगे। तो देखिए, जैसे मैं एक बार नज़र दोहरा देता हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। मैं बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 हैं, बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, कर्नाटक में 28 है, उसके बाद से गुजरात में 26 है, उसके बाद से राजस्थान में 25 है, फिर आंध्र प्रदेश में 25 है, फिर ओडिशा में 21 है, फिर केरल में 20 है, फिर तेलंगाना में 17 है, फिर झारखंड में 14 है, फिर असम में 14 है, फिर पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं, उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं लोकसभा की, मेघालय में 2 सीटें हैं लोकसभा की, अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं लोकसभा की, गोवा में 2 सीटें हैं, मणिपुर में 2 सीटें हैं, त्रिपुरा में 2 सीटें हैं, सिक्किम में 1 सीटें हैं, नागालैंड में 1 सीटें हैं, मिजोरम में 1 सीटें हैं। और अब बातें हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो दिल्ली से लोकसभा की 7 सीटें, ये एग्जाम में कई बार आता है कि दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 7।
इसे आप जरूर याद रखें। पुदुचेरी से एक, चंडीगढ़ से एक, दादर व नागर हवेली से एक, अंडमान निकोबार से एक, लक्षद्वीप से एक और दमन व द्वीप से एक, अर्थात बाकी दिल्ली को छोड़ के बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक लोकसभा की सीटें हैं। सिर्फ दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, आप इसे जरूर याद रखें। अब हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने दिनों का होता है, उनके बारे में कंप्लीट बातें जो बची हुई है वो सब जानते हैं। लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता दिया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, यह आर्टिकल 75 के 3 में है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। जी हाँ, अगर प्रधानमंत्री इस बात की परामर्श राष्ट्रपति को देता है तो वह लोकसभा को समय से पहले 5 साल से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा अब तक 8 बार हो चुका है। कब कब? तो 1970 में, 1977 में, 1979 में, 1984 में और 1989 में, 1991 में, 1997 में और 1999 में, जब समय से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया गया। ऐसा कितना बार हुआ है? तो 8 बार, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। अर्थात अगर आपातकाल ऐसी स्थिति लागू हो जाती है तो संसद जो है वह कानून बना के लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल से आगे बढ़ा भी सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात अगर मैक्सिमम बढ़ाया भी जाएगा तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसकी विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। अगर आपातकाल खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो 6 महीने से ज़्यादा वो चीज़ें नहीं होगी, बढ़ाया नहीं जा सकता। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, यह आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि 1976 ईस्वी में ऐसा नौबत आया था जब 2 बार कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है और उसे स्थगित किया जाता है। यह भी आप याद रखेंगे कि अधिवेशन जो बुलाते हैं वह कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता उसमें लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो संयुक्त अधिवेशन होती है। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने राज्यसभा के वीडियो में पीछे आपको सारा बताया है और बाकी पॉलिटी के भी मैंने 10-12 लेक्चर्स दे चुके हूँ, उसे आप जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अर्थात जो कोरम होता है किसी भी चीज़ के लिए वह 1/10 होता है। यह एग्जाम में कई बार आता है कि कोरम कितना होता है, तो 1/10 लोकसभा में। इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते हैं कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति, आपको आएगा गणपूर्ति, शब्द को याद रखेंगे, सदन के सदस्यों की कुल संख्या के लिए 1 का 10वां भाग होता है। अर्थात ये जो कोरम होता है गणपूर्ति वह 1/10वां भाग होता है। कोई भी कानून बनाने के लिए 1/10वां भाग की उपस्थिति अनिवार्य होता है। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे, अर्थात बंद कर दे, अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती, अर्थात जब तक 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो जाते। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। मैंने आपको यह बता दिया है अभी जस्ट, और यह जो है 55 सदस्य उसका होता है, क्योंकि सारे 552 के जो है वो कुल लोकसभा का सदस्य है, तो उसका 1/10वां भाग 55 सदस्य होता है। अर्थात कोई भी कानून या किसी भी विचार के लिए 55 सदस्यों का उपस्थित होना बिल्कुल अनिवार्य है। इस पॉइंट का यही निष्कर्ष निकलता है। अगले पॉइंट में देखते हैं हम लोग कि संविधान के आर्टिकल 108 में जो आर्टिकल 108 है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन, आपको पूछेगा कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में की गई है, तो आर्टिकल 108 में व्यवस्था की गई है। संयुक्त अधिवेशन के बारे में जानते हैं कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। कौन कौन सी स्थिति? तो एक है कि विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, या फिर विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हों, या तीसरा है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। इन 3 स्थितियों में जो है वह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के लिए
अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी आर्टिकल 108 का 5वां भाग के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आर्टिकल 108 के बारे में। यह अच्छा पॉइंट है, इसे आप जरूर समझें कि आर्टिकल 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। यह जो है वह सामान्य विधायक पर ही होता है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। यह आप बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे आप कॉन्सेप्ट है, इसे आप जरूर समझें कि धन विधेयक और संविधान संशोधन वाली विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। यह सामान्य जो है वह विधेयक के लिए ही हो सकती है। और संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होनी चाहिए। संविधान संशोधन वाली जो भी बातें होंगी वो दोनों सदन में अलग अलग पारित होगी। संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 368 में शामिल है। यह आप जरूर याद रखें, एग्जाम में कई बार आता है कि जो संविधान में अनुच्छेद संशोधन का जो अनुच्छेद है वह कौन सा है, तो 368वां जो है अनुच्छेद है उसमें संविधान संशोधन की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया का नियम बना सकेगा। जब राष्ट्रपति राज्यसभा जो कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं उससे सलाह लेते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष से सलाह लेते हैं, उस विचार विमर्श के बाद ही वो संयुक्त बैठक को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं या फिर स्थगित करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ये कई बार एग्जाम में आता है कि संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, वो राष्ट्रपति में टिक लगा देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष जो होता है वह करता है अध्यक्षता, लेकिन यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति अर्थात उपराष्ट्रपति जो है वह करेंगे अध्यक्षता। अगर वह भी अनुपस्थित हैं तो एक ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाएगा। फिर उन सभी सदस्यों से मिलकर एक आदमी को चुना जाएगा जो उसकी अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि संयुक्त बैठक में अगर कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है, लाया जाता है, तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से अर्थात साधारण बहुमत से उस कानून को पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो इसकी जितनी भी प्रोसेस होगी वह लोकसभा के हिसाब से ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होता है। यह पॉइंट आप स्किप करेंगे क्योंकि यह पॉइंट जो है इतना यूजफुल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर जो है व्यापगत नहीं होता है, यह भी आप समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोई विधेयक जो लोकसभा से लंबित है तथा जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अर्थात लंबित का मतलब होता है रुका हुआ है, वह आर्टिकल 108 के उपबंधों के अधीन होते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। अर्थात जब लोकसभा विघटन जब लोकसभा खत्म होगा उसका सत्र या काल, तो वह अपने आप समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। अगर लोकसभा में जो भी प्रश्न काल में या प्रश्न किया जाता है वो एक दिन में मैक्सिमम 20 प्रश्न हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि धन विधेयक पे जो भी विचार या फिर जो भी अंतिम फैसला होगा वह लोकसभा का होगा, क्योंकि राज्यसभा उस पर कुछ नहीं कर सकता है। राज्यसभा के लिए वह भेजा भी जाएगा तो 14 दिन में अगर वो जवाब नहीं देती है तो वो खुद ब खुद पास मान लिया जाता है। नेक्स्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह आप जरूर याद रखें कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जा सकता है, तो अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह बात आप याद रखें, सरकार कैसे गिरा सकता है अविश्वास प्रस्ताव से भी। हाल ही में मोदी जी पे अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने लाया था परंतु वह विफल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में उल्लेख नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि लोकसभा में कुछ जो है वो हेड होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये भी उतना ही ज़रूरी है, क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे संविधान के आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, यह मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता है, तब तक वो प्रोटेम स्पीकर जो है वह स्पीकर का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। जी हाँ, ये भी आप समझ लिए होंगे कि अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष वो अपना त्यागपत्र देगा तो उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अगर देगा तो वो अध्यक्ष को। नेक्स्ट पॉइंट है लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य लोकसभा के सदस्य के रूप में वह शपथ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा के पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। जी हाँ, तभी उसको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष आता है तब तक प्रोटेम स्पीकर वही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। इस पॉइंट को भी आप समझ लेंगे कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष उसका काम करेगा, और उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति एक पैनल बनाता है जिसमें 6 सदस्य होते हैं, उनमें से कोई एक सदस्य जो है लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अब देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष से क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं एग्जाम में और यह टॉपिक अच्छा होता है, तो इसके लिए भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी मैंने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जाना तो उसके कार्य के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्य होता है और उसका जो अधिकार होता है उसके बारे में देखिए अच्छे से जानते हैं। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करता है वह, और उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध जो है वह घोषित करता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जाता है, जब तक वो अनुमति नहीं देगा पेश नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है, जिस पर विचार चल रहा उसको भी चाहे तो वह रुकवा सकता है। नेक्स्ट है कि संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना। वह किसी के टाइमिंग को फिक्स कर सकता है या फिर जब कौन किसके बाद करेगा अपना भाषण ये भी फिक्स कर सकता है, और किसी को भाषण के लिए अलाउ भी कर सकता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार। यह निर्णायक मत देने का अधिकार एग्जाम में आता है कि निर्णायक मत कौन देता है। जब एक जैसा मत हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है, नहीं तो वह मत नहीं देगा। और यह जो है विभिन्न विधेयक और प्रस्ताव हर चीज़ के लिए मतदान करवा सकता है एक दूसरे के बीच में, जब सभी सदस्य एक दूसरे पे किसी पक्ष पे बात करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना। ये पॉइंट अच्छा है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच जो पत्र व्यवहार होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति को प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अगर अध्यक्ष ये कह दिया कि यह विधेयक धन विधेयक है तो उस पर जो है वह कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, न ही कोर्ट न ही सदन और न ही राष्ट्रपति उस पर विचार कर सकता है। तो यह आप जो है लोकसभा के सदस्य के बारे में, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। एक लास्ट फैक्ट है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष की आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती है, यह भी जान लें। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष के वेतन से प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हें भी वेतन मिलता है और कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान उनको सभी सुविधाएं मिलती है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो हुआ था यह भी आता है एग्जाम में, उसका कार्यकाल क्या था? जो पहला लोकसभा का कार्यकाल था तो 17 अप्रैल 1952 से लेके 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में कई बार आता है। तो प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम जीवी मावलंकर था। यह आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर। अब एक और पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, क्या जानते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में आपको पूछता है कि सबसे पहला लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे।
यह आप जान लेंगे। और अभी जो है वह सुमित्रा महाजन है, आप इनको भी जान लेंगे। इस तरह से हम लोग जो है वो कंप्लीट लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपको अगला पॉलिटी का वीडियो देने वाला हूं। और जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं अपने सारे वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं। जो भी टॉपिक दे रहा हूं उसमें आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूं। तो इसीलिए आप जो है देखते रहिए हमारे चैनल पे जितने सारे क्लासेस हो रहे हैं, लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।